आएगी मेरी याद मेरी जिंदगी के बाद, होगी न रोशनी कभी इस रोशनी के बाद। उसकी वजह यह है कि हमने जो अच्छे कैरेक्टर्स थे, जो अच्छे लोग थे, उन लोगों को जिंदगी ही में मार दिया, उसको आगे जाने नहीं देते। तो मुझे लगा नहीं, मैं नशे में हूँ, शायद ऐसा कुछ नहीं है। और इस सच्चाई ये है, अगर मैं होश में होता तो ये काम ही नहीं होता, क्योंकि मैं इतना थक चुका था, सब जगह से फ्रस्ट्रेशन मिलती। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं देखा ये वाकई उनका खत है। तेईस नवंबर 2024 की शाम, इधर सूरज ढलता जा रहा था और उधर उदय हो रहा था उम्मीद का सूरज। निधन के 50 साल बाद नैरंग सरहदी के व्यक्तित्व कृतित्व को चिरस्थायी बनाने की उम्मीद का सूरज। अंधेरा घना होता जा रहा था, लेकिन नैरंग की कर्मभूमि रेवाड़ी जाग रही थी। राज इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आयोजित इंडिया कॉन्क्लेव नैरंग सरहदी स्मृति समारोह में गूंज रही थी कमाल के शायर नंदलाल नैरंग सरहदी की गजलें। सरहद पार कनाडा से उनके बेटे नरेश नैरंग भी अपनी जन्मभूमि रेवाड़ी में पहुंचकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अनूठे कार्यक्रम में उर्दू का बोलबाला था, लेकिन हिंदी भाषी भावों के माध्यम से पूरे अर्थ समझ रहे थे। देश के लब्ध प्रतिष्ठित गजलकार श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। आगे आप सुनेंगे नैरंग सरहदी कौन थे, उनका रेवाड़ी से क्या नाता था, आखिर 50 साल बाद उनकी याद कैसे आई, उनकी गज़लों को बड़ी पहचान देने का प्रयास कैसे हुआ, कनाडा में रह रहे उनके बेटे ने आखिर किस तरह पिता की स्मृतियों को संजोए रखा और किस तरह उन्हें प्रकाशित करवाया। आगे बढ़ने से पहले नैरंग सरहदी के शिष्य और रेवाड़ी के सुप्रसिद्ध गजलकार विपिन सुनेजा की आवाज़ में नैरंग सरहदी की लिखी हुई कुछ गज़लें महेश कुमार वैद्य के सादर अभिवादन के साथ। आएगी मेरी याद मेरी जिंदगी के बाद, होगी न रोशनी कभी इस रोशनी के बाद। मुझको वफा भी रोएगी मेरी कमी के बाद, आती है याद आदमी की आदमी के बाद। माना के गम के बाद मसरत जरूर है, मसरत जरूर है, लेकिन जिएगा कौन तेरी बेरुखी के बाद। आएगी मेरी याद मेरी जिंदगी के बाद। अब आयोजन से जुड़ी कुछ खास बातें। भूले बिसरे शायर नैरंग सरहदी पर आयोजित इस इंडिया कॉन्क्लेव में नैरंग साहब के लिए पद्म श्री व अकादमी पुरस्कार की मांग भी उठी। आयोजन का मुख्य आकर्षण विचार गोष्ठी, मुशायरा, लोकार्पण व सम्मान समारोह रहा। कनाडा में रह रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक एवं समीक्षक डॉक्टर सैयद तकी आबिदी ने कहा कि नैरंग सरहदी का सारा कलाम कमाल का है। ऐसे शायर का उनके घर में गुमनाम होना बेहद दुखद है। आइडिया कम्युनिकेशंस द्वारा मित्रम
वे राज इंटरनेशनल स्कूल के सौजन्य से सहयोग से आयोजित इस कॉन्क्लेव व स्मृति समारोह में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे। आबिदी से हमने विस्तार से बात भी की है, आइए पहले उन्हें सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताकी आबिद, हाँ, हैदराबाद से आज यहाँ पहुंचे हैं। और तकी आबिदी, डॉक्टर तकी आबिदी, नैरंग सरहदी के बारे में इनकी 3 पुस्तकें आ चुकी है। आज एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, उस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर आबिदी, आप बताइए, आज जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, आज मैं खुश इस वजह से हूँ कि रेवाड़ी ने अपने एक ऐसे शख्स को जो रेवाड़ी में पैदा नहीं हुआ था, जो पेशावर में पैदा हुआ, लेकिन रेवाड़ी में उसने ऐसी काम अंजाम दिए। वो जो टीचर था और उर्दू और पर्शियन का पोएट था, वो जो अफसाने निगार था, वो जो ट्रांसलेटर था। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15 से ज़्यादा नज़में अंग्रेज़ी की उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट की। एक सोशल पोएट जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा है, द प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन और इंसान के बारे में बात कर रहा है, जो अगरचे के अपने अक़ीदे के लिहाज से हिंदू है, लेकिन वो बताता है कि रिलीजन जो है, वो मैं सुन रहा था सारा जो पंथ निरपेक्षता की, धर्म निरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की जो उनके बारे में जो बातें हो रही थी। जी जी, हाँ, पहले आप बताइए, फिर हम सवाल करेंगे उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो कलाम था 50 साल तक किसी ने पब्लिश नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी पोएट का कलाम 50-60 साल तक पब्लिश नहीं होता तो बहुत सा ज़ाया हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो आपने किस तरह जुटाया, किस तरह मेहनत आपने की और कैसे मन में ये विचार आया, वो थोड़ा सा बताइए। मुझे दिया गया, यानी नैरंग साहब के बेटे ने, नरेश नारंग ने, और उनकी बेगम सुनीता ने मुझे ये कागज़ात दिए, ये बयाज़ें दी। वो पढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो रफ़ थी, लेकिन मैंने उसको पूरी तरीक़े से फॉर्म कर कर, उसको क्लासिफाइड कर कर, फिर उसका ट्रांसलेशन कर कर, और उसका जो पर्शियन का जो पार्ट था उसको भी हमने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर कर ये बताने की कोशिश की कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कितना महान हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। उनके कुछ एक प्राइवेट लेटर भी है उसमें जो पर्शियन में है। उन्होंने उस ज़माने के एक बहुत बड़े अथॉरिटी को लिखा था कि मैं ये चीज़ें जानता हूँ, अगर मेरी देश की हेल्प के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। मगर वो लेटर का कोई जवाब तक नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज नंदलाल नैरंग जिंदा हैं, न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि दूसरे लोगों को जिंदा कर रहे हैं। अगर मेरी नज़र में हमारे पास लास्ट 300 इयर्स में उर्दू में हरियाणा के एरिया से कोई ऐसा शायर आपके जो है मेरी नज़र में नहीं है। जब मेरी नज़र है तो आई हैव ए वास्ट आपके व्यू। तो ये नंदलाल जी ने पर्शियन में हो, और ये एक ऐसा आदमी है। हम थोड़ा सा ये जानना चाहते, आपने तो उनको बहुत गहराई से पढ़ा है, उनके बारे में अध्ययन किया है, उनको जाना, उनको समझा है। जो आज मैं यहाँ सुन रहा था, जो पंथ निरपेक्षता की बात हो रही थी, जो सेकुलरिज्म की बात हो रही थी, कि उनके पहनावे को लेकर के बातें हुई, जब हम सारा इस तरफ देखते हैं तो लगता है कि इस देश में, इस देश की माटी में सर्वधर्म संभाव की जो हम बातें करते हैं वो यहाँ पर हम देखने को मिल रहा था। लेकिन व्यवहार में जब हम देश की बात करते हैं, आज के समाज की बात करते हैं, धर्मगुरुओं की बढ़ती संख्या की बात करते हैं, हो तो बहुत उल्टा रहा है। कहीं पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है इस तरह की, जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने जो अच्छे कैरेक्टर्स थे, जो अच्छे लोग थे,
उन लोगों को जिंदगी ही में मार दिया, उसको आगे जाने नहीं देते। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, 50 साल से क्यों पब्लिश नहीं किया गया? क्या हमारे पास उर्दू एकेडमीज नहीं है? हमारे पास हर स्टेट में एक उर्दू एकेडमी है, हमारे पास आपके मल्टीपल उर्दू इंस्टीट्यूशन है। तो क्यों इस पोएट पर, यह जबकि मोहिंदर सिंह के साथ ये शेर पढ़ चुके हैं, जबकि 1957 में इनको मोहसिन उर्दू का खिताब दिया जा चुका है, जबकि वो तमाम मुशायरों की जान है, तो क्यों भुला दिया गया? आज रेवाड़ी में जो ये आयोजन हुआ है, इसको लेकर के कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं कि नैरंग सरहदी के बारे में अब कुछ लोग ज्यादा जानेंगे? मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, जब तक कि मुझे प्रैक्टिकल करके आप नेक्स्ट ईयर बताएं। मैं ये कहता हूँ, बातें तो ज्यादा कर लेंगे हम, ये आपके जो है उनके बेटे से भी बात करेंगे, यहाँ पर भी जो टीम लग रही है उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर आपके जो है होता यह है कि फिर जल्द भूल जाते हैं। जरूरत इस चीज की है कि जो हमारी कम्युनिटी है रेवाड़ी की, वो इन पर छोटे छोटे फंक्शंस करें अपने बच्चों को स्कूल्स में। यानी इतने खूबसूरत इनके छोटे छोटे गीत हैं, यहाँ के जो स्कूल्स हैं उसमें दिए जा सकते हैं। नैरंग सरहदी को सिलेबस में रखें, यानी सिलेबस में रखें कि लोग बच्चे उनकी नज्म पढ़े। इस संबंध में किसी यूनिवर्सिटी से सरकारी स्तर पर अभी तक कोई पत्र व्यवहार यहाँ की संस्थाओं की ओर से, आपकी ओर से, नैरंग सरहदी के परिवार की ओर से कोई प्रयास हुआ है अभी तक? हाँ, एक पीएचडी हो, जब हमारी किताबें लास्ट ईयर जो है लास्ट 2 ईयर में हमारे कम से कम आपके जो है 40 फंक्शंस जो है अराउंड द वर्ल्ड हुए। ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी में इस वक्त सेकेंड ईयर का में पीएचडी इनके कलाम पे काम हो रहा है। तो पीएचडी चल रहा है, मगर एक पीएचडी से काम नहीं होगा, ज्यादा आए जो लोगों को मालूम होना चाहिए, इसको हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना चाहिए। इसको आपके हमने हिंदी स्क्रिप्ट में तो किया, लेकिन आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि नैरंग सरहदी बड़ा शायर है, इस लेवल का शायर है। हम इस लेवल के शायर के पैर काट के नीचे नहीं गिरा सकते। हमको चाहिए कि एक वोकैबुलरी डिस्क्राइब करें, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। कितने आपके जो है फालतू किस्म के शायरों के यानी आपके प्रीफेस छपते रहते हैं इंडिया में, आज तक एक भी आपके जो है नहीं सुना। देखिए, मैं बताता हूँ लोगों को कि मैं सेहत का जो है फिजिशियन हूँ, तबीब हूँ, अदब का मरीज हूँ, इस वजह से ही चीख रहा हूँ। मुझे मालूम है कि 50 साल से क्यों हम सो रहे थे। अगर फर्ज करें कि सुनीता ना लाती और उसको जो है दिमाग खा जाती तो खत्म हो गया था, तो उनका जो मेहनत थी सब पानी में, सब पानी हो जाती। तो वो तो एक फॉर्चुनेट। तो जरूरत इस चीज की है कि फर्स्ट थिंग इसका ट्रांसलेशन हो। मैंने 28 आर्टिकल्स में समझाने की कोशिश की है। आज जितने भी शेर पढ़े गए ना, वो उनकी पोएट्री से नहीं पढ़े गए, वो मेरे आर्टिकल में जो मैं आपके जो है जो शेर रखा था उससे पढ़े गए। मुझे मालूम है वो सिलेक्टेड हैं वो। तो ट्रांसलेशन होना चाहिए, उसको सिलेबस में लाना चाहिए, उसको आपके जो है विद्याशालाओं में हर जगह उसको जो है उस पर वो होना चाहिए। आज आप कह सकते हैं कि देखो 50 साल पहले हमारा जो है यहाँ का बाशी जो है यहाँ का, उसने पीस की बात कही है, अमन और भाईचारे की बात की है। यू आर कमिंग टू द न्यूक्लियर आपके जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ के एक रेवाड़ी के एक शायर ने, एक पोएट ने मोहब्बत का सबक दिया। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसके वास्ते यहाँ के लोगों को, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जब तक के लोगों को आप इग्नोर हैं, लोगों को मालूम नहीं है। जैसे आज आप देखिए ये 100 लोगों में बातचीत हो गई, ठीक है जी, ये तो सारी संस्थाएं हैं, एक एक प्रतिनिधि अगर मैसेज देगा, निकल के जाइए आप क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में नोबडी नोस, आप चले जाइए आपके जो है लखनऊ में, किसी को नहीं मालूम होता, मामूली शायर को मालूम होता है। तो ये डिजिटल वर्ड से इसको फैलाएं। इस वक्त फैमिली जो कुछ कर सकती थी कर दी, अब इससे ज्यादा वो लोग नहीं कर सकते। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम परिवार वालों से भी बात करेंगे और आपका संदेश जितना हमारी क्षमता है उतना पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपने समय धन्यवाद। दोस्तों, समारोह के अध्यक्ष व द पेन फाउंडेशन के चेयरमैन, लेखक व फिल्म निर्देशक आशिफ आजमी ने उन्हें भारतीयता व राष्ट्रीयता का शायर बताते हुए पद्म श्री का हकदार बताया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के संस्कृति प्रकोष्ठ के निदेशक डॉक्टर चित्तरंजन दयाल सिंह कौशल ने उनके योगदान पर प्रकाश डाला। फिल्मी गीतकार एवं जाने माने शायर शकील आजमी कार्यक्रम के मुख्य शायर रहे। समारोह में जश्न-ए-बहार की संस्थापक कामना प्रसाद तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर चंद्रशेखर विशिष्ट अतिथि रहे। समाज सेवी व राज इंटरनेशनल के सीईओ नवीन सैनी ने स्वागताध्यक्ष की भूमिका निभाई। विचार गोष्ठी, मुशायरे, लोकार्पण तथा सम्मान के इस कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों को देर रात तक 4 घंटे बांधे रखा। मुख्य वक्ता डॉक्टर आबिदी ने उन्हें मानवता का रचनाकार बताते हुए उन पर उर्दू अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रारंभ करने तथा उनकी रचनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग भी की। लेखिका कामना प्रसाद तथा प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उनकी उर्दू तथा फारसी रचनाधर्मिता पर समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए उन्हें उसूलों का शायर बताया। सरहदी जी के चहेते शागिर्द विपिन सुनेजा शायक ने उन्हें याद करते हुए उनकी गज़ल आएगी मेरी याद मेरी ज़िंदगी के बाद सुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कुछ अन्य गज़लें भी सुनाई। कनाडा से पधारे नरेश शारंग ने अपने पिता नैरंग सरहदी के जीवन के कुछ मार्मिक प्रसंग साझा किए। आप नरेश नैरंग की जुबानी ही उनके पिता की कहानी सुनिए। परिवार के पास कैसे ये विचार आया कि हमको इसकी पहल करनी चाहिए? आप उनके बेटे हैं, आप अच्छे से मैं आपको ये बात बता दूं, मैं उनके इंतकाल के दिन से जब मैं 14 साल का था तब से मेरी इच्छा थी उनकी किताब आए, उनका कलाम छपे। और उनका पहला कलाम 1986 में छोटी किताब निकली थी, एक था शायर, जिसे साहित्य अकेडमी के एडिटर गुलशेर खान शानी ने छापा। उसके बाद 12 साल की मेहनत के बाद मेरी किताब सबमिट करने के बाद 1998 में उनकी दूसरी किताब आई हरियाणा उर्दू अकेडमी से। 2018 में विपिन से मेरी एक बार गुफ्तगू हो रही थी तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि उनका कलाम कुछ छपना चाहिए और उन्हें एक बार फिर याद करना चाहिए। ये तीसरी किताब थी। मैंने उनके इंतकाल 1973 से लेके अब तक हर दरवाज़ा खटखटाया, हर जगह मिला, लोगों ने तारीफ तो की लेकिन मदद करने के लिए, छापने के लिए कोई तैयार नहीं था, कलम उठाने के लिए। जी जी। आखिरकार मुझे कनाडा में रहते हुए मेरी मुलाकात डॉक्टर अबीदी से हुई तो इनको मैंने कलाम दिखाया तो उन्होंने कहा कुछ और है आपका। मैंने उनको एक किताब वही भेजी, कुछ और है, फिर मैंने 50 पेज भेजे, फिर 100 पेज भेजे। इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, 200-250 किताब फिर पेजेस भेजे। मैं बीच में बात कर, डॉक्टर आबिदी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये एक वर्ल्ड रिनाउंड राइटर, पोएट, क्रिटिक है। मैं कनाडा में इनको फॉलो कर रहा था, लगातार फॉलो कर रहा था। जी जी। आप इसे, मैं आज एक बात सबके सामने ये कहना चाहूँगा, ये शायद काम कभी भी नहीं हो सकता था, मेरे होश में तो नहीं हो सकता था। एक दिन एक सेमिनार, एक किताब रिलीज हुई थी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, जिसमें इनका लेक्चर था। उस रात मैं नशे की हालत के अंदर इस किताब में से 2 कतार फोटो खींच के इनको व्हाट्सएप कर दी। 1 घंटे के बाद इन्होंने लेटर हेड के ऊपर लिख के उर्दू के अंदर नीचे साइन करके लिखा वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे लगा नहीं, मैं नशे में हूँ, शायद ऐसा कुछ नहीं है। और ये सच्चाई ये है, अगर मैं होश में होता तो ये काम ही नहीं होता, क्योंकि मैं इतना थक चुका था, सब जगह से फ्रस्ट्रेशन मिली थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं देखा ये वाकई उनका ख़त है। तब इनसे मेरी बातचीत हुई और जब बातचीत हुई तो इन्होंने देखा, फिर इन्होंने 2020 के अंदर एक वेबिनार रखा जिसमें इन्होंने वर्ल्ड के जितने भी साहित्यकार थे, पोएट्स थे, उनको बुलाया। अगर साथ साथ कड़ी जुड़ रही हो तो हम विपिन सुनेजा जी के बारे में, जैसे संपर्क हुआ, ये कैसे संपर्क में, उनके शिष्यत्व की जो बातें चल रही थी यहाँ पर, बता रहे थे एक जो वक्ता थे कि विपिन सुनेजा को ज्यादा चाहते थे नैरंग सरहदी। हाँ, आप ही कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो वो नहीं, ऐसा है, ये अच्छा गाते थे, अच्छे राइटर हैं, अच्छे पोएट हैं, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता। हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अब समझ गया, ठीक है, हम एक ही स्कूल, लेकिन मुझको जानबूझकर भी वो आगे नहीं रखते थे। ये नहीं कि वो कहते थे कोई ये ऑब्जेक्ट ना करे, पेरेंट, स्टूडेंट या स्कूल के टीचर्स, कि अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ से बच के रहते थे।
विपिन ने सीखा, विपिन उनके खास शागिर्द थे, इसमें दो राय नहीं है। प्रशासन और सरकार की ओर से जो प्रयास हुए हैं उनसे क्या आपकी उसमें नहीं, इत्तेफाक रखते हैं? आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस थिंग। आई कैन टेल यू, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आई नॉक्ड एट ऑल द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, नोबडी केम टू हेल्प मी। वन थिंग आई शुड टेल यू, वो ये है कि जो डॉक्टर अबीदी ने काम किया है, ये इतने मसरूफ हैं कि जब ये अभी भी पेशावर जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, जर्मनी जाते हैं, पूरे इस जैसा इंसान तो मुझ पर हाथ भी नहीं लगाता। मैं क्यों लिखूं एक अननोन पोएट के बारे में? लेकिन इन्होंने जो काम किया, मैं ये कह सकूं, ये एक ऐसा फरिश्ता थे मेरे लिए जो 50 साल बाद आए। 50 साल। और मैं सच्चाई ईमानदारी से कह सकता हूँ, 2 साल तक मुसलसल इन्होंने इस किताब पर काम किया और मुझे ये हिदायत थी, अगर मुझसे बात करनी है रात को 9 से सवेरे 2-3 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हो। और हमारी हफ्ते में 2-3 दफ़ा बातचीत होती थी हर मसले पर। इन्होंने ये किताब ऐसे नहीं छापी, एक एक पेज, एक एक नज़म, एक एक गज़ल, इसकी पूरी तहकीकात की, पूरी रिसर्च की। पाकिस्तान तक इन्होंने, जहाँ पे ये पैदा हुए थे वहाँ तक ये गए। इन्होंने कई चीज़ें ऐसी निकाली जो मुझे उनका बेटा होने ना पता नहीं था। तो इस तरीके से उन्होंने मुलाकात हुई। और मैं यहाँ पे ये कैमरे के सामने, सबके सामने ये कहना चाहूँगा, जो काम इन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता। तो सरकार से और आप जो क्या आज सरकार, की बात करें, मैंने 12 साल एक किताब सबमिट की, 12 साल तक किताब वो पड़ी रही, वहाँ पर छपी नहीं, पांडुलिपि जो भेजी थी, जबकि 1 महीने अप्रूव हो गई थी वो। तो अब कभी मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री आए हैं, अब सरकार मैं बदली। तो राजनीति ज़्यादा हिंदुस्तान जानता नहीं, लेकिन ये तो है। अब मुझे ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जब 2022 में ये किताब छपी, 4 हफ्ते मैं कनाडा से आया था, 4 हफ्ते लगातार ये किताब हर जगह रिलीज हुई। उनमें से कुछ नाम गिनवाता हूं आपको मैं। क्वेश्चन सतवीर नहाड़िया जी कुछ करना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कितनी, जेएनयू में बहुत बड़ा फंक्शन होता, उर्दू प्रमोशन, उर्दू घर में, हर जगह इनकी किताब की रूनुमाई हुई। काफ़ी लोग सुनने के लिए आए। मुझे खुशी है कि अब उनका कलाम देशों विदेशों तक जा रहा है। नरेश नारंग जी के बाद एक सवाल हम उनके सबसे चहेते शागिर्द विपिन सुनेजा जी से करना चाहेंगे। एक तो आपकी एक म्यूजिक एल्बम आई उनकी गजलों की, आएगी मेरी बात याद। दूसरा आपकी पुस्तक आई जिंदगी के बाद। आज डॉक्टर आबिदी के जिस ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है, तामीरे बका, इस पड़ाव को आप आज किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पहले दिन से नरेश भी ये कोशिश करते रहे कि उनका कलाम लोगों के सामने आए, और मैं भी उसी कोशिश में था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी हम दोनों के साथ कि उनका सारा कलाम उर्दू में लिखा हुआ था। मेरे पास बहुत सी गज़लें थीं, लेकिन बहुत सी क्या, यही 40-50। वही गज़लें नरेश के पास भी थीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उर्दू हमें पढ़नी नहीं आती, उर्दू जानने वाले लोग कम होते चले गए। हमने लोगों के दरवाजे खटखटाए, हमें बताओ कि इसमें, कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की। यहाँ पर किशोरी लाल जी थे, नवल किशोर जी थे, मैं उनके पास जा के, खैरती लाल छाबड़ा हुआ करते थे, उनको कहा कि भाई ये उर्दू में लिखा है, मुझे बताओ ये क्या लिखा है। तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से हमने नोट की, वो मैंने हिंदी में नोट की, तब जाके वो कैसेट भी निकली, आएगी मेरी याद, उसमें 15 गज़लें थी। और उसके बाद जो कुछ हमें उपलब्ध हो पाया हिंदी में, जो हमें मिला, तो वो ज़िंदगी के बाद इस किताब में हमने अपने लेवल पे किया। और उनकी मृत्यु के कई साल तक हम प्रोग्राम भी करते रहे हैं। ये जो आबिदी साहब कह रहे हैं, तो हम 5 फरवरी को प्रोग्राम करते थे, लेकिन वो ये ना कि हम लोकल लेवल पर ही कर पाते थे। तो अब कोशिश तो हमारी हमेशा से रही है, वो जो 15 गज़लें हैं वो सब यूट्यूब पे आ चुकी हैं, और इस किताब को भी कितना प्रमोशन मिल पाता। अब आबिदी तो इंटरनेशनल लेवल के आदमी है ना, तो उनके काम करने से एकदम से, अब ये चांस की बात थी कि नरेश को डॉक्टर आबिदी मिल गए, जो खुद उर्दू और फारसी के विद्वान हैं। तो संयोग ही है, तो ये संयोग है बिल्कुल। और थोड़ा सा
नरेश का साथ छूट गया क्योंकि ये कनाडा चले गए, तो हम लोग अपने लेवल पर करते रहे हैं उनके प्रोग्राम। लेकिन आज चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर काम हो रहा है, तो हमारा जितना योगदान बना है। विपिन जी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपने एक शागिर्द के तौर पर भी, एक शायर के तौर पर भी उनको पढ़ा है, जिया है, क्या हरियाणा उर्दू अकादमी उनके नाम से कोई पुरस्कार प्रारंभ करना चाहिए? क्या इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में उनके नाम की कोई चेयर होनी चाहिए? क्या उनके कलाम को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए? क्या रेवाड़ी में भी उनके नाम से कोई चौक, कोई और चीजें होनी चाहिए? आप देखिए, रेवाड़ी में उनके नाम पर एक मार्ग बना आज से कई साल पहले, वो जैसे तैसे कमेटी से पास करा दिया गया। अब कमेटी वाले क्या कहते हैं कि भाई आपने जो मार्ग हमने तो अप्रूव कर दिया है, आप उस पर खुद ही पत्थर लगाओ और खुद ही उसको लिखवाओ और उसकी मेंटेनेंस भी आप खुद करो। अब वो क्या हुआ, आज वो पत्थर नहीं है वहाँ। तो क्या माना जाए, सरकारी उपेक्षा रही कहीं तो ना कहीं? यही है, अंतर्राष्ट्रीय शायर जो थे उनको सही से तो पहचान यही नहीं है दी ना। गई उसकी आज किसी को पता नहीं है कि यहाँ रेवाड़ी में नैरंग सरहदी मार्ग, ये जो किताब है ये देखिए, इस पे फोटो भी है ये नैरंग सरहदी मार्ग की, लेकिन ये अब ये सिर्फ फोटो ही रह गई है, वो मार्ग का पत्थर वहाँ पर नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं भाई, यूनिवर्सिटी में पीठ हो, ये सारी या अकादमी हो, आप जानते हैं ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। जब तक कोई पॉलिटिकल आदमी इसको प्रमोट नहीं करेगा, कुछ नहीं हो सकता। हमारे आपके कहने से हम दोस्तों, डॉक्टर शफी अयूब के कुशल संचालन में आयोजित मुशायरे में फिल्मी गीतकार तथा जाने माने शायर शकीला आजमी छाए रहे तथा खूब दाद बटोरी। कर्नल संजय चतुर्वेदी ने भी खूब दाद बटोरी। डॉक्टर M.R. काशमी, अहमद अलवी, डॉक्टर गुरविंदर बंगा, सतवीर नाहड़िया व प्रखर मालवीय कान्हा ने भी बेहतरीन प्रासंगिक गीत गज़लों से वाहवाही लूटी और महफिल को जमाए रखा। समारोह में डॉक्टर आबिदी के सरहदी की रचना धर्मिता पर केंद्रित नव प्रकाशित ग्रंथ तामीरे बका का लोकार्पण किया गया। बाबू बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण परिषद द्वारा नैरंग सरहदी को मरणोपरांत दिए गए बाबू बाल मुकुंद गुप्त कोहिनूर सम्मान को उनके सुपुत्र नरेश नारंग व पुत्रवधू सुनीता नारंग ने ग्रहण किया। सरहदी परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। समारोह में रेवाड़ी के रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई, जिनमें प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर रमेश सिद्धार्थ, दर्शना शर्मा, युवा साहित्यकार आलोक भांडोरिया, राजेश भुलक्कड़, अहमना मनोहर, दलवीर फूल, अरुण गुप्ता, नाहार सिंह, योगेश हरियाणवी, LV कौशिक, तेजभान कुकरेजा, यतीन चारण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आयोजन समिति की ओर से रंगकर्मी ऋषि सिंघल, मुकुट अग्रवाल, खूबराम सैनी, खूबराम धूपिया, सत्या, श्रीपति शेखावत व गीतांजलि ने विभिन्न प्रभार संभाले। समारोह में करीब 2 दर्जन संगठनों से साहित्य सेवियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिनमें नरेश चौहान, राष्ट्रपूत, डॉक्टर तारा सक्सेना, दिनेश कपूर, प्रोफेसर राजेश बंसल, सरोज शर्मा, सुधीर भार्गव, डॉक्टर LN शर्मा, डॉक्टर SP यादव, डॉक्टर आदेश सक्सेना, डॉक्टर कंवर सिंह, डॉक्टर सुशांत यादव, चेतराम सैनी, रजनीकांत सैनी एडवोकेट, एडवोकेट रणजीत सिंह, राजकुमार जलवा, डॉक्टर एकलव्य, ललित राजपाल, रामपाल यादव, जवाहरलाल दुहन, डॉक्टर मित्रा, कौशल गुप्ता, आचार्य राम तीर्थ, हर्ष प्रधान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मित्रम की ओर से ऋषि सिंघल ने सभी का आभार ज्ञापित किया। अब समापन की ओर बढ़ने से पहले एक अहम बात, विपिन सुनेजा ने कुछ दिन पूर्व नैरंग की गज़लों पर लिखी अपनी पुस्तक जिंदगी के बाद भी जयपुर के गजलकार साहित्यकार नीरज गोस्वामी को भेजी थी। यहाँ इस पुस्तक के आधार पर नैरंग सरहदी के बारे में लिखी गई नीरज गोस्वामी की एक फेसबुक पोस्ट का जिक्र करना जरूरी है। कैसे थे नैरंग, यह उनके शब्दों में समझ लीजिए। दरमियाना कद, सलेटी रंग की कमीज, सफ़ेद पायजामा, काली अचकन, पैरों में कपड़े के जूते, सर्दी हुई तो सर पर फर वाली टोपी, चेहरे पर उम्र से पड़ी हुई गहरी झुर्रियाँ, काली गहरी आंखें, बुलंद आवाज़ और होठों पर फीकी सी मुस्कान।
यही पहचान थी हमारे आज के शायर जनाब नैरंग सरहदी साहब की, जो 6 फरवरी 1912 को पाकिस्तान के ज़िला डेरा इस्माइल खान के एक कस्बे मंदहरा में जन्मे और 5 फरवरी 1973 को अपना 61वां जन्मदिन मनाने के चंद घंटे पहले ही इस दुनिया ए फ़ानी से कूच कर गए। उनके बेटे नरेश नारंग साहब उन्हें याद करते हुए बताते हैं कि नैरंग साहब की अचकन और टोपी यानी उनकी पोशाक कुछ ऐसी थी जिसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। लोगों का कहना था कि हिंदू होते हुए भी नैरंग साहब मुसलमानों जैसी पोशाक क्यों पहनते हैं और ऊपर से शायरी भी उर्दू में करते हैं। ऐसी बचकानी सोच वाले तब भी थे, अब भी है। खैर, नैरंग सरहद साहब ऐसी सोच वालों की परवाह नहीं करते थे। उन्होंने अपने वसीयतनामा में लिखा था कि शायर किसी खास मजहब का कायल नहीं होता, अच्छा अखलाक ही उसका मजहब होता है। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा सर न मुंडवाए और मेरे नाम से किसी मजहबी आदमी को कुछ देना मेरे अकीदे के खिलाफ होगा। मुल्क के बंटवारे के बाद 1947 में नैरंग साहब रेवाड़ी आ बसे। यहाँ के हिंदू हाई स्कूल में पहले उर्दू, फारसी और बाद में पंजाबी पढ़ाते हुए फरवरी 1972 में रिटायर हुए। विषय लंबा हो रहा है, हमारे लिए शब्दों की सीमाएं हैं। आपको नैरंग साहब पर हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।